हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। नाम है इसका रूरल डेवलपमेंट। मतलब गांधी जी की वो बात जो आपको याद रखनी है। गांधी जी ने कहा था कि अगर किसी देश का विकास करना है तो उसकी शुरुआत होती है उसके गांव से। मतलब अगर किसी भी कंट्री का रूरल डेवलपमेंट सही से हो रहा है तो वो कंट्री विकास की गति को बहुत तेजी से पकड़ेगा और दोबारा पीछे कभी नहीं आने वाला है। जी हाँ, इस चैप्टर के रीजंस और असर्शंस में यही सीखना है आपको कि क्या कहती है कोई स्टेटमेंट रूरल डेवलपमेंट के बारे में और क्या उसका रीजन उसकी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दोस्तों, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हर वीडियो में आपको बताया मैंने, इसमें भी दिखाता हूं वो जादुई 3 स्टेप। पहला स्टेप, जब भी आपको रीजन असर्शन करना हो तो सबसे पहले आप पढ़ो असर्शन, मतलब पहली स्टेटमेंट को, और यू हैव टू चेक कि वो ट्रू है या फॉल्स है। दोस्तों, अगर वो फॉल्स आ गया तो समझ जाना कि आपकी लग गई है चांदी, और उसके फॉल्स आते ही आपका सबसे लास्ट वाला डी वाला आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर असर्शन फॉल हो गई तो रीजन को रीड ही मत करो, क्योंकि वो ट्रू हो फॉल्स हो उससे मतलब नहीं है, उसका उससे रिलेशन हो उससे मतलब नहीं है। इसे ही तो कहते हैं जुगाड़, इसे ही तो कहते हैं 40 में से 40 लाने का मॉडर्न तरीका। तो भैया, स्मार्ट टेक्निक फॉलो करनी जरूरी है। तो पहला टेक्निक, पहला स्टेप कि भाई अगर वो फॉल्स आ गया तो नहीं पढ़ना, अगर वो ट्रू आया तो अब जाओ दूसरे वाले स्टेप पे। अब आपको पढ़ना है रीजन, और अगर रीजन फॉल्स आ गया तो भी आपका टाइम बच गया। आपको तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सी आंसर टिक लगाओ और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। तो भाई, अगर रीजन हमारा फॉल्स आया तो भी रिलेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर रीजन भी ट्रू आ गया। अब 2 ट्रू आ चुके हैं, असर्शन भी और रीजन भी। मतलब दोनों स्टेटमेंट हमें सही लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं और पूरी बात कह रही हैं। अब हमें देखना है कि जो रीजन है क्या वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर अब ये कैसे पता लगाएं कि वो सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों, असर्शन और रीजन के बीच में एक लगा दो बिकॉज, और फिर दोनों लाइनों को आसानी से पढ़ो। और जब आपको यह समझ में आया कि हाँ बिकॉज एकदम सही सेट हो रहा है, तो समझ जाना कि ए वाला आंसर है। और वो बिकॉज अगर सही से सेट नहीं हो रहा है तो आपका आंसर क्या हो गया जी, बी हो गया। ये रामबाण टेक्निक आपको कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों, अगर इस टेक्निक को फॉलो कर दिया तो असर्शन रीजन जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले हैं उनको आप कर दोगे चुटकियों में। तो चुटकियों में सॉल्व करते हैं। आ जाओ जी क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भाई जरा मार्कर लिया जाए। हाँ जी, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन implies diversification of crop production and shifting of workforce to the other allied activities such as livestock, poultry, etc., etc., etc. तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है। What is the meaning of agriculture diversification? भाई डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइड करना एक्टिविटीज को और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जाना। डाइवर्सिफिकेशन 2 तरह का होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये आप सब बीएसटी में पढ़ोगे, आपको पढ़ाएंगे हमारे सुहेब सर। अच्छा जी, तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया कि सिर्फ खेती ना करना, खेती के साथ साथ और दूसरी एक्टिविटीज को भी करना। जैसे एक फार्मर है, हमारे एक मित्र हैं, वो फार्मर है। वो क्या करते हैं, वो जब वीट उगाते हैं तो उससे निकलता है दोस्तों भूसा। आपने सुना होगा इसका, कहते हैं दिमाग में भूसा भरा हुआ है। ये वही भूसा है जो गाय खाती है, जो जानवर खाते हैं। इन्होंने बहुत सारी गाय पाल रखी हैं। इसी भूसे से इन गाय का क्या बन जाता है जी, चारा बन जाता है। वो गाय जो है वो गोबर करती है, जो काउ डग होता है, गाय का गोबर, उस गोबर को ये एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और वो गोबर जो है इनकी ऑर्गेनिक खेती में बड़ा काम आता है। तो इसे ही तो कहा जा रहा है ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्म। जो ये ऑर्गेनिक फार्म्स लगा रखे हैं इनमें बड़ा काम आता है। अब ये जब काउ डक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक और काम कर देते हैं, इनकी खाद तो बनती ही बनती है। इन्होंने अपने घर के पीछे बड़ा सा टैंक लगा रखा है जिससे पाइप निकाल रखी है, इसी में सारा गोबर भरते रहते हैं। और ये जब गोबर सड़ जाता है थोड़े टाइम के बाद तो इसमें से निकलती है एक गैस, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं गोबर गैस। और ये इस गोबर गैस से अपना खाना बनाते हैं घर का।
तो देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी उन्होंने और उससे सिर्फ खेती नहीं कर रहे हैं, ये अपना पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया इन्होंने। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया दोस्तों, यही कहना चाह रहा है कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि सिर्फ खेती ना करके उस खेती से जुड़ी हुई और एक्टिविटीज को भी आप करें, जिससे आप लाइव स्टॉक मतलब जानवर पाल सकते हैं, क्योंकि खेती से मिलता है आपको चारा। और पोल्ट्री फार्मिंग जिसमें मुर्गे वगैरह हैं, उसको उस एक्टिविटी को भी आप कर सकते हो। तो भाई ये भी बहुत अच्छी अर्निंग करता है। पोल्ट्री फार्मिंग में आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जानवरों की क्रॉसिंग कराना, जानवरों को जानवर से जानवर पैदा करा के और अपनी उनकी जनसंख्या बढ़ा के उनको बेचना, मीट प्रोडक्शन करना, मीट के लिए उनको बेचना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये सारी की सारी अर्निंग करती हैं। आपने शीप्स मतलब भेड़े पालनी, वहां से ऊन निकाल रहे हो आप, समझ में आ रही बात? तो ये सारी एक्टिविटीज तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। लाल रंग से आंसर लिखना सही नहीं है, दिखाई नहीं देगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। तो भैया ये क्या हो गया? ट्रू हो गया, एकदम सही हो गया। अब दूसरी बात कर रहा है, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आर कंसंट्रेटेड इन खरीफ सीजन, while during rabi season it becomes difficult to find gainful employment opportunity due to lack of irrigation facility। ये कह रहा है कि ज्यादातर एग्रीकल्चर मतलब खेती से जुड़े हुए एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज जो हैं वो खरीफ सीजन में होते हैं। दोस्तों भारत में खेती के सीजन्स को मेनली दो कैटेगरीज में बांटा गया है, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। दोस्तों खरीफ की फसल का जो मेन सोर्स है वो है धान, यानी कि राइस। खरीफ फसल किस में आती है दोस्तों? राइस की बात कर रहा है। तो जब राइस का प्रोडक्शन होता है ना, तो हमारे ऊपर नेचर मेहरबान हो जाता है। राइस को ना सिंचाई की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो राइस की जो खेती होती है दोस्तों वो बरसात के सीजन के टाइम पे जस्ट उससे पहले की जाती है। तो उसको पानी चाहिए ज्यादा, बरसात ऑटोमेटिकली होगी, जितना पानी बरसे धान को नुकसान नहीं होता। भाई धान अगर डूबा रहेगा तो वो और अच्छे से मोटा अनाज, बहुत बढ़िया तरीके वाला प्रोडक्शन होगा। तो 2021 में बहुत बारिश हुई है तो किसानों की धान की फसल में फायदा मिला है, लेकिन वो बारिश किस टाइम पे होती है वो भी डिपेंड करता है, किस ड्यूरेशन में होती है वो भी डिपेंड करता है। फसल लगने से पहले ही अगर बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाने वाली है, फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा, पानी गिरता रहेगा, फसल उग नहीं पाएगी। खैर इतना नहीं सिखाता मैं आपको इसके बारे में, हमें इकोनॉमिक्स पे आना है, हम खेती करना आपको अलग वीडियोस में सिखाएंगे। तो खरीफ सीजन इज राइस और रबी सीजन इज वीट। दोस्तों गेहूं जो होता है ना ये समर्स में होता है, गर्मियों में होता है। अब गर्मियों में एक तो बारिश नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है, तभी तो गर्मियां कहा जा रहा है उनको, और सिंचाई की सुविधाएं इंडिया में बहुत अच्छी है नहीं। तो मतलब दिक्कत वाली बात आई कि नहीं आई? बिल्कुल दिक्कत वाली बात आई कि भाई यहां पर सिंचाई की सुविधाएं है नहीं, तो किसान दूसरी एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व हो? उसे तो खेत के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, यहां पर उतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि अदर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आप खरीफ के सीजन में तो कर लेते हो, लेकिन रबी के सीजन में बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। तो दोस्तों ये वाली बात भी एकदम क्या साबित होती है? ट्रू साबित होती है। अब यहां पर हमें देखना है कि ये भी सच है, ये भी सच है, दोनों स्टेप हमारे पूरे हो गए। मतलब हमें सी और डी में से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो ए और बी में से ही हो सकता है। अब क्या इनके बीच में रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। यहां पर रबी और खरीफ की फसल की बात कर रहा है, इरिगेशन की बात कर रहा है, और यहां पर खेती को डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहा है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर ही तो है कि एक साल में आप डिफरेंट खेती कर रहे हो और डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो दोस्तों दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन है। असर्शन का सही स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन दे रही है ये वाली, तो ए हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए जरा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई इसको भी बनाते हैं लड्डू। क्या कह रहा है? फार्मर सफर अ लॉट एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रेस सेल। दोस्तों डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है जब किसान ने अनाज उगाया, अब उसके पास रखने की जगह नहीं है, उसको ले जाने की जगह नहीं है, तो बेचारा टेंशन में आके परेशान होके उस फसल को बहुत सस्ते में, अनाज को सस्ते में बेच देता है। सोचता है कि भैया खराब होने से अच्छा कुछ तो मिल जाएगा, कम से कम लागत तो निकाल लें। और दोस्तों किसान बेचारा
कई बार लागत भी नहीं निकाल पाता है, बहुत दिक्कत होती है किसानों को। तो ये सिस्टम हमारे देश में बदलना चाहिए, किसानों का भला करो, देश का भला हो जाएगा भाई। बहुत मेहनत करता है किसान, तब जाके हमें रोटी खाने को मिलती है दोस्तों। तो रेस्पेक्ट ऑल द फार्मर्स, इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय डीप हार्ट। भाई देखो, फार्मर्स सफर अ लॉट एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रेस सेल। भाई नुकसान होता है बिकॉज दे नॉट ओनली गेट लो प्राइस, एक तो इन्हें कम मिलता है, पैसा कम मिलता है, बट आर ऑल्सो चीटेड बाई यूज ऑफ फॉल्स वेट्स। भाई देखो, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि किसान जब अपनी फसल लेके आता है तो उसके वजन को ठीक से नहीं तोला जाता है। जो धर्म कांटे वगैरह होता है, जहां पर ट्रक वगैरह तोला जाता है, वहां पर कई कुंटल्स का, कई किलो का फर्क कर देते हैं। बताओ, इतने मक्कार होते हैं, किसान बेचारा कहां से पैसा कमाएगा। एंड आर चार्ज हाई कमीशन। लो जी, तीन जगह से मारा जा रहा है उसको। सबसे पहले तो पैसा कम दे रहे हैं, उसके बाद उसके सामान को गलत तोल रहे हैं, और जो बिकवा रहा है सामान वो कमीशन मांग रहा है। बेचारा किसान कहां जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी नहीं होगी उसको। तो ये तीनों बातें एकदम सही है, और देश में ऐसा कई जगह पे हो भी रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसान के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अब तो कुछ कम हो गया है। अब तो एक अच्छा खासा पोर्शन किसानों का अच्छी कैटेगरी में आ गया है, बट अभी भी जो गरीब है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसके साथ भी भला होना चाहिए दोस्तों। तो ये है एकदम ट्रू बात, हम इससे सहमत हैं भाई। दूसरी बात क्या कह रहा है, द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रेस सेल एंड फार्म सुसाइड हैज बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। अच्छा जी, फार्मर्स का सुसाइड क्या रुक गया इंडिया में? अभी तो नहीं रुका है दोस्तों। और डिस्ट्रेस सेल क्या अब नहीं होती? अब भी किसानों को करनी पड़ती है। तो ये कंप्लीटली इंडिया से एलिमिनेट हुआ है, हम इस बात को नहीं मानते। देखो कितनी जल्दी आंसर निकल के आएगा। पहले वाली बात ट्रू साबित हुई, इसीलिए हम दूसरी वाली बात पे आए, और दूसरी वाली बात क्या हो गई? फॉल्स। दोस्तों और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सी हमारा आंसर आ गया है। दिखाओ जी, क्योंकि सी में क्या लिखा हुआ है, पहला सही और दूसरा गलत आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है क्रेडिट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन रूरल डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि अगर आप उधार क्रेडिट देते हो तो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो क्या करता है, रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर किसानों को टाइम पे उधार मिल जाए, अच्छा उधार मिल जाए, तो भैया बहुत हेल्प हो जाएगी किसानों की। तो बिल्कुल सही बात है, गांव का विकास करना है तो वहां पर भी क्रेडिट फैसिलिटी दो। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को तो आप लोन दे देते हो, लेकिन ये बेचारे किसानों की जरूरतों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो ये गलत है। हालांकि नाबार्ड ने बहुत हद तक इस समस्या को सुलझा दिया है, लेकिन अभी भी बहुत इंटीरियर और ऐसे एरियाज जहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर ये रूरल क्रेडिट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है दोस्तों। तो ये बात एकदम सही साबित होती है। दूसरी चीज, देयर इज अ लॉन्ग गैप बिटवीन क्रॉप शोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जब फसल को उगाते हैं तो उस फसल को अनाज बनने में, प्रोडक्शन के फिनिश्ड लेवल तक आने में बहुत टाइम लगता है, कई महीने लग जाते हैं। तो अब इस बीच में किसान बेचारा क्या करे, और फसल को जब वो खेत में बोता है और प्लॉइंग करता है, उसकी खरपतवार निकालता है, सिंचाई करता है, फसल को एकदम बच्चे की तरह पालता है वो, तो बहुत खर्चा होता है किसान का, क्योंकि बीज लेने हैं, बीज लगाने हैं, उसमें खाद डालनी है टाइम टू टाइम, खरपतवार निकालना है, और उसमें जो है आपको सिंचाई करवानी है रेगुलर बेसिस पे। अगर पानी नहीं होगा तो फसल खराब हो जाएगी। उसे जानवरों से बचाना है, उसकी बाड़ लगानी है, उसमें आगे बाउंड्रीज कई बार लगानी पड़ती हैं, क्योंकि जो जानवर वगैरह हैं वो खा जाते हैं फसल को आके। सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, तो इस सब में किसान का बहुत खर्चा हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, और इस गैप में किसान बेचारा कर्जे में आना शुरू होता है। तो फार्मर नीड मनी, इनको पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इंप्लीमेंट्स वगैरह, इन सब चीजों के लिए। तो भाई ये वाली बात भी एकदम ट्रू है, दोनों स्टेप हमारे ट्रू साबित हो गए। अब देखते हैं इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या। ये कह रहा है क्रेडिट, और यहां पर भी बात किसकी कर रहा है, पैसे। बिल्कुल सही बात, साफ रिलेशन है कि किसान को डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट चाहिए, और हाँ जी क्रेडिट इसलिए चाहिए। तो भाई दोनों के बीच में एकदम सही रिलेशन आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी इन रूरल एरिया। बिल्कुल सही बात है, चाहिए, करनी चाहिए, एकदम सही बोल रहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर किसान अपने अनाज को स्टोर करना सीख जाए और उसे पता है कि मेरा अनाज नहीं खराब होगा, तो दोस्तों कोई मंडी वाला उससे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकता, उसका नुकसान नहीं होगा, वो रोक के रख लेगा और जब प्राइस अच्छा होगा तब उसको बेचेगा। तो ये जरूर होना चाहिए। भाई मार्केट में अचानक से जब किसान की फसल कटती है तो सारे किसान बेचने आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ज्यादा दिन तक रखेंगे तो मेरी फसल खराब हो जाएगी और उसको स्टोर नहीं कर पा रहा मैं, बाद में तो और कम प्राइस मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग में ही बेचने के चक्कर में बेचारे मार्केट में सप्लाई को इतना बढ़ा देते हैं कि उनकी प्राइसेस बहुत डाउन हो जाते हैं। तो अगर अच्छे से स्टोर किया जाए और धीरे 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 करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू इसको बेचा जाए दोस्तों, तो किसान अच्छे पैसे कमा सकता है। तो बिल्कुल स्टोरेज की जरूरत है, हम मानते हैं। अगला क्या कह रहा है, फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप्स एट वेरी लो प्राइस टू ट्रेडर्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इट्स गेटिंग डैमेज्ड फ्रॉम फायर, रोडेंट, पेस्ट, चूहे वगैरह खा जाएंगे, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बातें एकदम सच हैं दोस्तों। ऐसा होता है किसानों के साथ और दोनों का आपस में पूरा पूरा रिलेशन है। तो आंसर हमारा क्या आएगा जी, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने आपको बिकॉज की टेक्निक बताई, देखो पढ़ के देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी इन रूरल एरियाज बिकॉज, यहां क्या लगा दो आप, बिकॉज लगा दो, और अब स्टेटमेंट को पढ़ो, बिकॉज फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप्स, एकदम एक ही स्टेटमेंट लग रही है ना, इसीलिए ए आंसर हो जाएगा। तो बिकॉज लगाओ, आंसर निकालो, जुगाड़ टेक्निक। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बच्चों, क्या कह रहा है, रूरल डेवलपमेंट डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड एडिक्वेट क्रेडिट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बिल्कुल सही बात है, ट्रू, एकदम मैं तो एग्री हूं इस बात से कि अगर टाइम टू टाइम उनको उधार मिलता रहे तो वो अपनी फसल को अच्छे से उगाते रहेंगे और उधार भरते भी रहेंगे। अब टाइम पे उधार नहीं दोगे तो किसान बेचारा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा जी, अगला क्या कह रहा है, इट इज नेसेसरी फॉर फार्मर टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन वन क्रॉप। भाई कह रहा है कि किसानों को जो है अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, सिर्फ खेती पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली एक क्रॉप पे डिपेंड रहेंगे और कुछ ऊपर नीचे हो गया, ज्यादा बारिश हो गई, अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया, या आग लग गई फसल में, या फिर कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से फसल खराब हो सकती है, ऐसा कुछ हो गया तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा, पूरे साल करेगा क्या? इसलिए खाली क्रॉप पे डिपेंड रहना गलत है। तो ये वाली बात भी एकदम सही है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में बिकॉज लगाओ आप, बिकॉज लगाओ तो क्या स्टेटमेंट सही बैठ रही है? देखो, रूरल डेवलपमेंट डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट टाइम टू टाइम बिकॉज ये जरूरी है कि फार्मर अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, समझ में नहीं आ रही बात, स्टेटमेंट में बिकॉज लगा के बात नहीं बन रही, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। दोनों बातें तो सच है बट रिलेशनशिप नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर जी आंसर बताइए। तो हमने रीजंस और असर्शंस भी कर लिए दोस्तों। तो ऐसी ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी वीडियोस को जानने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को कैल्विन कॉमर्स। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।